बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मल्टीकुलरिटी के हवाले से आज लास्ट टॉपिक है, उसके डिटेक्शन के बारे में। डिटेक्शन के हवाले से डिफरेंट मेथड पढ़े थे हमने। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो है FG टेस्ट, यानी फरार ग्लैबर टेस्ट। फरार ग्लैबर टेस्ट ये 3 स्टेप्स पे डिपेंड्स होता है। ये मल्टीकुलरिटी के हवाले से बेस्ट वे है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकुलरिटी। ये इसको बेस्ट मेथड भी समझा जाता है क्योंकि इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं और 3 स्टेप्स के अंदर 1 बाय 1 हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें काइस्के टेस्ट यूज़ होता है। उसमें जस्ट ये देखा जाता है कि जी डेटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद है कि नहीं है, मल्टीकुलरिटी का केस यानी कि सवियर है या परफेक्ट है। अगर तो सवियर होगा या तो परफेक्ट होगा, ये पहले बता देगा कि टेस्टिंग से कि जी डेटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद है। जबकि जो सेकंड इसका स्टेप है वो F टेस्ट पे डिपेंड करता है। उसमें F टेस्ट यूज़ होता है, उसमें भी हाइपोथेसिस बनता है। फर्स्ट स्टेप में भी ऐसे हाइपोथेसिस बनता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम सिलेक्ट करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, रिजेक्शन रीजन होता है, फाइनली कंक्लूजन होता है। फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में भी यही काम है। उसमें भी हमने यही काम करना है, हाइपोथेसिस बनाना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक, रिजेक्शन रीजन एंड एट द एंड कंक्लूजन वगैरह। सेकंड स्टेप में यूज़ होता है F टेस्ट। फर्स्ट में मैंने कहा जस्ट हम ये यूज़ करते हैं कि जी पूरे डेटा के अंदर हमारा जो मल्टीपल रिग्रेशन है, ऑब्वियसली मल्टीकुलरिटी एक मल्टीपल रिग्रेशन का फिनोमिना है। ये ज़्यादातर सिंपल अगर 2 वेरिएबल्स हों तो उनके दरमियान तो मल्टीकुलरिटी हो ही नहीं सकती, यानी कि 2 वेरिएबल यानी कि सिंपल रिग्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। मल्टीकुलरिटी इज़ द केस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हों, और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होंगे तो ये मल्टीपल रिग्रेशन बन जाएगी। तो सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि जी ऑक्सिलरी रिग्रेशन, हम हर जो हमारे जितने भी वेरिएबल्स होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनको हम रिग्रेस करेंगे दूसरे वेरिएबल्स के दरमियान। अच्छा, सेकंड स्टेप में ये इसको एक दफ़ा नहीं रिवाइज करते, इसको हम जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतनी दफ़ा रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी डाटा के अंदर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो टेस्ट को 3 दफ़ा रिवाइज किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम हम ये करेंगे जी कि मैं कहता हूँ वेरिएबल x1, x2 एंड x3 3 वेरिएबल्स हैं। तो पहली दफ़ा ये होगा कि x1 को रिग्रेस किया जाएगा x2 एंड x3 पर, उसके साथ उसको फॉलो अप किया जाएगा। अब सेकंड स्टेप में ये होगा कि यानी कि F टेस्ट के सेकंड स्टेप में, यानी सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, उसमें x2 को रिग्रेस करेंगे x1 x3 पर, फिर उसके बाद x3 को रिग्रेस करेंगे x1 और x3 पर। इस तरह तीनों में से कोई एक हमें मिल जाएगा जिसके अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद होगी। हमें पता होगा कि जी x1 जो है ये डिपेंड कर रहा है x2 और x3 पर, इस वजह से मल्टीकुलरिटी इस वेरिएबल के अंदर आ रही है। मतलब क्या है कि जो F टेस्ट वाला जो स्टेप है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मल्टीकुलरिटी किन वेरिएबल्स के दरमियान में है, किस वेरिएबल यानी कि जो मेन वेरिएबल है उसकी वजह से आ रही है, जो दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला स्टेप जो था काइस्केर वाला, उसमें ये चेक किया था कि मल्टीकुलरिटी है या नहीं है, जस्ट ये काम किया था। उसमें ये कोई नहीं देखा गया था कौन सा वेरिएबल इसका रिस्पॉन्स इसका जिसकी वजह से मल्टीकुलरिटी आ रही है वो यहाँ पर नहीं देखा गया काइस्केर वाले स्टेप में। F टेस्ट में ये ऑक्सिलरी रिग्रेशन की मदद से हमने ये देखा है कि कौन सा वेरिएबल रिग्रेस हो रहा है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर जो ज़्यादा मल्टीकुलरिटी की वजह बन रहा है। अब सेकंड स्टेप में F ये हो गया, इसके फार्मूलाज वगैरह अभी मैं बताऊंगा सारा ये स्टेप कैसे करना है। अब थर्ड स्टेप है, उसमें T टेस्ट यूज़ की होता है। अब T टेस्ट क्या करता है, T टेस्ट ये करता है कि चलें मैं कहता हूँ कि ये जो F टेस्ट वाला उसमें हमने ये देख लिया कि x2 वेरिएबल जो था ये x1 और x3 पे डिपेंड हो रहा था, यानी कि x2 और x1 में जो x1 और 3 में चेंजिंग की वजह से x2 में भी चेंजिंग आ रही थी। ऑक्सिलरी रिग्रेशन ये प्रीवियस में आपको असाइनमेंट भी दी थी। अब असाइनमेंट तो खैर सिर्फ 2 स्टूडेंट ने ही मुझे मिली है, बाकी तो खैर किसी ने नहीं की। खैर आपकी मर्जी, 2 स्टूडेंट्स के नंबर्स लग चुके हैं, बाकी
एज यू थिंक बेटर। ओके, ऑक्सिलरी रिग्रेशन वो की थी सेकंड एफ टेस्ट वाले में, उसमें देख लिया कि जी अच्छा x2 जो है ये मेन कॉज वेरिएबल है, इसकी वजह से ये डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी आ रही है, और x2 डिपेंड्स कर रहा है x1 पे एंड x3 पे। ये एग्जांपल मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जब 3 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या करेगा? थर्ड स्टेप अब क्या ये देखेगा कि x2 वेरिएबल जो है ये x1 पे एग्जैक्टली डिपेंड कर रहा है या x3 पे डिपेंड कर रहा है। ये जो काम है, अब जो एग्जैक्टली डिफाइन होंगे दो वेरिएबल जो मल्टीकुलरिटी की वजूहात बन रहे हैं, ये कैलकुलेट होंगे थर्ड स्टेप के अंदर। इनको एग्जैक्टली डिफाइन किया जाएगा थर्ड स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टेप में जस्ट ये देखा मल्टीकुलरिटी है कि नहीं है। सेकंड स्टेप में वेरिएबल को जस्ट ये देखा कि जी कौन सा वेरिएबल किन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसकी वजह से मल्टीकुलरिटी केस आ रही है। वो एक टेस्ट बता देगा जब हम टेस्ट करेंगे कि जी दिस वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। और थर्ड स्टेप में ये होगा कि जो वेरिएबल हमने एफ टेस्ट में सिलेक्ट किया था जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो टी टेस्ट एग्जैक्टली डिफाइन करेगा कि ये वेरिएबल दूसरे कौन से सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ये 3 स्टेप है एफ जी टेस्ट के, जिसकी वजह से हम मल्टीकुलरिटी को डिटेक्शन कर सकते हैं। डिटेक्शन भी ये हाईली डिटेक्शन है और ये मोस्टली यूज होता है, बेस्ट वे मेथड है फॉर ग्राबर टेस्ट। ऑब्वियसली इट इज़ लेंथी प्रोसेस, बट ड्यू टू सॉफ्टवेयर हम इसको सिंपल कर सकते हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर के होते हैं, क्योंकि हमने कौन सा अब 1 बाय 1 कैलकुलेशन करनी है, जस्ट डाटा पुट करना है, उसके बाद हम स्टेप्स हैं वो अप्लाई करके हम रिजल्ट्स लेते हैं, उसकी बेस पर हम कह देते हैं कि डाटा की मल्टीकुलरिटी मौजूद है या नहीं है। ओके, अच्छा, फर्स्टली ट्राइस के टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिवियरिटी ऑफ मल्टीकुलरिटी, ये फर्स्ट स्टेप के बारे में, ये ट्राइस के टेस्ट यानी कि जो भी हमने अप्लाई करना है उसके लिए ये हाइपोथेसिस बनाया जाएगा कि H0 the x's are orthogonal against H1 the x's are not orthogonal। अच्छा, यहाँ पर पहली बात तो ये क्या ऑर्थोगोनल होता क्या है? ऑर्थोगोनल एक मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर यूज किया गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के अंदर ये जो मैट्रिक्स है ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है। ये नीचे बल्कि आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स बल्कि बना हुआ है। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल वैल्यूज ये जो हैं ये 1 1 हो और दूसरी सारी वैल्यूज ये 0 0 हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल, अब देखें अगर नोट करें कि आपको डिटेक्शन के हवाले से आपको मैंने बताया था कि कोरिलेशन मैट्रिक्स को हम एग्जामिन करके भी चेक कर सकते हैं मल्टीकुलरिटी मौजूद है कि नहीं है। ये भी वही चीज़ है तकरीबन। हमने यहाँ पर कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाया, हमने देखा जी x1 और x2 के दरमियान जो है अगर 0 है यानी कोई कोरिलेशन, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगी वैल्यू। x1 x3 ये भी अगर कोई कोरिलेशन 0, x2 और x3 ये भी 0 होगी। ऑब्वियसली अगर ये तीनों वैल्यू 0 होगी तो ये तीनों वैल्यूज भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये सेम है, दिस वन एंड दिस वन इज सेम, x2 एंड 3 और x2 एंड 3 दिस वन सेम। अगर डायगोनल के ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो जाएंगी यानी कि जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। इसका मतलब है कि डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ वो यहाँ पर लिख रहा है दैट साइज और ऑर्थोगोनल, यानी कि डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद नहीं है। H0 को हम डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं, डाटा इज नॉट, देयर इज नो मल्टीकुलरिटी इन द डाटा। तो H1 है वो ऑब्वियसली अगेंस्ट होता है H0 के, नल हाइपोथेसिस के दैट साइज आर नॉट ऑर्थोगोनल, यानी कि देयर इज मल्टीकुलरिटी इन द डाटा। ओके, ये जो हाईलाइट मैंने लाइंस की हैं ये या एक वर्ड स्टैंडर्डाइज किया, ये आपने नहीं करना। दिस डिटर्मिनेंट आल्सो कॉल्ड ए कोरिलेशन डिटर्मिनेंट, इसको कोरिलेशन डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। ये कोरिलेशन जो भी हम डाटा के लिए बनाएंगे उसका बाद में डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट जैसे एक मैट्रिक्स आपने पढ़े होंगे, उसमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 वैल्यूज हों तो हम क्या करते थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो उसके बाद हम
डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स की एक सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। इसी तरह जब ये कोरिलेशन ये और मैट्रिक्स होगा, इसके लिए भी हमने ए डिटरमिनेंट ये कैलकुलेट करना है। ये ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक में, काई स्क्वायर के टेस्ट स्टैटिस्टिक में यूज होगी। ओके, और यहाँ पर वो ये मैट्रिक्स जो बताया गया है ये परफेक्ट मल्टीकुलरिटी के केस में बताया कि अगर डाटा के अंदर परफेक्ट मल्टीकुलरिटी होगी तो ऑल वैल्यूज विल बी 1, यानी कि डायगोनल वैल्यूज तो 1 होंगी। वो तो ऑब्वियसली है कि डायगोनल फर्स्ट वैल्यू यानी कि डिफाइन कर रही है कि x1 वेरिएबल की कोरिलेशन विद x1 वेरिएबल, तो 1 का मतलब ऑब्वियसली हर वेरिएबल की अपने हिसाब जो कोरिलेशन होती है वो 1 होती है। इसलिए जो डायगोनल वैल्यूज होती हैं ये ऑलवेज 1 होती हैं। ये सेकंड वैल्यू ये जो है ये डिफाइन कर रही है x2 वेरिएबल की कोरिलेशन विद x2 वेरिएबल, और थर्ड वैल्यू x3 की कोरिलेशन विद x3 वेरिएबल, इसलिए ये वैल्यूज जो हैं ये 1 ही होंगी। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ये तो कोरिलेशन है x1 वेरिएबल की विद x2 वेरिएबल। अब ये एग्जैक्टली 1 है और बाकी वैल्यूज भी 1 है, तो इसका मतलब है कि पूरे डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद है, और इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0, सॉरी ये लिखा हुआ है। ओके, ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल the simple correlation coefficient are all equal to 0, and so the standardized determinant turns to be to unity। जब डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद नहीं होगी, अबव एंड बिलो वैल्यूज फ्रॉम द डायगोनल विल बी 0 होंगी, देन इसका डिटरमिनेंट जो होगा दिस विल बी 1। अच्छा, ये अब नीचे ये लिखा गया है टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसका फार्मूला काई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू n माइनस 1/6 2k, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। लॉग यानी कि e यानी कि 10 की बेस वाला जो सिंपल लॉग है वो हम यूज़ करेंगे वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। मैंने आपको बताया ना, आपने यहाँ पर जो कोरिलेशन मैट्रिक्स जो भी आपने कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट लेंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू का लॉग लेना है, इसको बाद में मल्टीप्लाई करना है दिस वन वेरिएबल, इस तरह टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपको मिल जाएगी। However, the perfect multicularity or orthogonality is very rare. The above determinant lies between 0 and unity. अब ये जो नो मल्टीकुलरिटी का केस है, यानी कि डाटा के अंदर ज़ीरो मल्टीकुलरिटी होगी, ये वेरी रेयर केस है, तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगा तो इसकी वैल्यू जो होगी ऑलवेज 0 और 1 के बिटवीन फॉल करेगी। यानी कि परफेक्ट मल्टीकुलरिटी भी रेयर केस है और परफेक्ट नो मल्टीकुलरिटी ये भी रेयर केस है। परफेक्ट नो मल्टीकुलरिटी मतलब 0 और परफेक्ट मल्टीकुलरिटी मतलब 1, इसलिए ये दोनों रेयर केस हैं। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, एंड देयर इज सम डिग्री ऑफ मल्टीकुलरिटी इन द मॉडल। मॉडल में हमेशा मल्टीकुलरिटी मौजूद होगी, लेकिन वो स्फीयर होगी या नियर टू स्फीयर होगी या नॉर्मल होगी, यानी कि बिलो केस होगा 0.5 से बिलो मौजूद ज़रूर होगी, लेकिन हम वो स्फीयर केस की मौजूद नहीं होगी फॉर सम डेटा सेट्स। Thus the problem of multicularity may be considered as the departure from the orthogonality। इसलिए multicularity की जो प्रॉब्लम है इसको हम departure from the orthogonality भी कंसीडर कर सकते हैं। The stronger the departure from the orthogonality से जितना ज़्यादा भी डिपार्चर किया जाएगा on the closure of the standardized determinant to 0, the stronger the degree of multicularity and vice versa। जितनी ज़्यादा ये multicularity का जो केस है ये orthogonality से अवे फॉल करेगा, उतनी ज़्यादा डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद होगी। ऑर्थोगोनैलिटी एंड मल्टीकुलरिटी ये कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब है नो मल्टीकुलरिटी, और मल्टीकुलरिटी ये यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टीकुलरिटी का मतलब है कि ये कितनी ज़्यादा स्वीयर केस है। जितनी ज़्यादा वैल्यू ऑर्थोगोनैलिटी से दूर होती जाएगी उतनी ज़्यादा ये स्वीयर होती जाएगी। From this notion, Froud and Glauber level developed the chi-square test for detecting the strength of the multicularity over the whole set of explanatory variable। The chi-square statistic is given by ये chi-square का
ये जो फॉर्मूला है, अंडर द अजम्पशन ऑफ नल हाइपोथेसिस द टेस्ट स्टैटिस्टिक विल फॉलो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1/2 के मैंने बताया कि नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स k-1 विद द स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल ये रिसर्चर ऑलवेज सेलेक्ट करते हैं कि जी 99% होगी, या अल्फा की वैल्यू 1% होगी, 2%, 5 या 10 या 6, 7, 8, ये ऑलवेज रिसर्चर पे डिपेंड करता है। If the observed value of the chi-square test is found to be greater than the critical value of the, ये रिजेक्शन रीजन है कि अगर chi-square टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाउंड टू बी ग्रेटर होगी देन द क्रिटिकल वैल्यू से एट द डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वी रिजेक्ट द assumption ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। हम ऑर्थोगोनैलिटी की assumption को रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि H0 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी इन द मॉडल, यानी कि जो मॉडल के अंदर मल्टीप्लिसिटी होगी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या इन अदर वर्ड्स जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। If the observed value of the chi-square test statistic is found to be less than the critical value of the chi-square, अगर observed value ये जो है ये critical value से less होगी at the desired level of significance, we accept that there is no problem of multicollinearity in the model। हम accept करेंगे कि जी डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद नहीं है, यानी कि H0 जो है उसको हम accept कर लेंगे, उसको हम या do not reject करेंगे। ये हो गया फर्स्ट प्रोसीजर। इसके अंदर आई थिंक मैंने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, नल हाइपोथेसिस भी। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है सिग्निफिकेंस लेवल, ये रिसर्चर डिफाइन करता है। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है। उसके बाद जो है क्रिटिकल वैल्यू वो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ये DF की वैल्यू ये chi-square के टेबल से। और 5 स्टेप पे, 5th स्टेप पे कि रिजेक्शन रीजन ये 2 लाइंस में डिफाइन किया गया है, ये भी और उसके बाद कंक्लूजन भी इसी 2 लाइंस में डिफाइन कर दिया गया है कि वो आप किस तरह लेंगे। अब सेकंड चीज़ है Farrar-Glauber टेस्ट इज ए F टेस्ट फॉर द लोकेशन ऑफ मल्टीकुलरिटी के F ये जो लोकेशन है उसके लिए ये चेक किया जाएगा। लोकेशन यानी कि यहाँ पर अब देखें आर स्केयर जो है ये डिफाइन किया गया है आर स्केयर एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है आर स्केयर xi डॉट x2 x3 अप टू सॉन x की, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल को रिग्रेस किया गया है ऑन द अदर वेरिएबल्स, यानी ऑक्सिलरी रिग्रेशन यहाँ पर अप्लाई की गई है। पहले x1 के साथ हम अप्लाई करेंगे, फिर x2 के साथ, फिर x3 के साथ। F टेस्ट फॉर लोकेटिंग विच x वेरिएबल्स आर मल्टीप्लिसिटी, इसमें हम मल्टीपल जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ईच x विद ऑल अदर x वेरिएबल, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आर स्केयर ये डिफाइन कर रहा है, यानी कि जो हमने ये क्वेश्चन ऑफ टर्मिनेशन है फॉर द ऑक्सिलरी रिग्रेशन का x1 जो कि डिपेंड हुए थे ऑन द अदर वेरिएबल्स, उसका ये आर स्केयर है डिवाइड बाय k-1, ये k यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, एन सैंपल साइज है। इसी तरह 1 माइनस आर स्केयर वही वैल्यू जो ऊपर ली थी डिवाइड बाय n-1। इसके लिए भी हाइपोथेसिस पहले आपको बनाना पड़ेगा। हाइपोथेसिस जो है ये बल्कि नीचे लिखा हुआ है आर स्केयर x1 डॉट x2 अप टू सॉन इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब है कि डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद नहीं, यानी कि x1 वेरिएबल जो है दिस इज नॉट मल्टीकुलिनियर with the other variables which are x2, x3 and x4, यानी कि x2 is not exact location of multicollinear। इसको ये भी हम कह सकते हैं कि F टेस्ट तो चेक कर रहा है लोकेशन ऑफ द मल्टीकुलरिटी। इसी तरह x1 जो है ये डिपेंड ये h1 जो है ये कह रहा है कि आर स्केयर x1 आर स्केयर ये हम कैलकुलेट किया गया x1 जो कि डिपेंड्स कर रहा है ऑन अदर वेरिएबल्स, उस मॉडल के लिए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी मौजूद
है। नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि डाटा के अंदर मल्टीकुलिनिटी मौजूद नहीं है, और जबकि सेकंड स्टेप कह रहा है कि डाटा के अंदर मल्टीकुलिनिटी मौजूद है। या इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि x1 वेरिएबल इज नॉट द लोकेशन ऑफ मल्टीकुलिनिटी, और जो कि h1 है ये कह रहा है x1 इज द लोकेशन ऑफ मल्टीकुलिनिटी। इसी तरह सेकंड स्टेप जो होगा उसके अंदर भी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये भी आपको डिफाइन करेंगे। जो थर्ड चीज़ है हाइपोथेसिस टेस्ट में, यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है, ये एफ टेस्ट है। और उसके बाद जो है थर्ड स्टेप, यानी कि आपने रिजेक्शन रीजन का आपने किस तरह डिफाइन करना है। रिजेक्शन रीजन यानी कि इसके अंदर आपने वैल्यूज वो भी डिफाइन करनी है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की क्या होगी। टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू होगी वो आप डिफाइन करेंगे p-1, न्यू इज इक्वल टू p-1। एफ टेस्ट में दो बल्कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, तो f न्यू 1 न्यू 2, ये आप यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, अपने लिख लें साइड पे। मैं बोल रहा हूँ f न्यू 1 न्यू 2, न्यू 1 है यहाँ पर p-1 सॉरी k-1 एंड k यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल -1, और न्यू 2 है n माइनस k, n नंबर ऑफ वैल्यूज और p नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। बाकी रिजेक्शन रीजन वही होता है जो जनरल तौर पर आप एफ टेस्ट में यूज़ करते हैं, यानी कि आपकी जो वैल्यू है अगर ग्रेटर हो जाए ऑब्जर्व वैल्यू विद tabulated value then reject h0, otherwise do not reject h0। ये यहाँ पर बल्कि लिखा भी हुआ है रिजेक्शन रीजन, इफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ f इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ f, अगर थ्योरेटिकल वैल्यू से अगर ये f टेस्ट की वैल्यू ग्रेटर हो जाए with degree of freedom at the desired level of significance, we accept that the variable xi multicollinear। हम कहेंगे जी xi वेरिएबल या ये x1 वेरिएबल वो उसके लिहाज से हम यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, that will be multicollinear। on the other hand, if the observed value, अगर observed value हो जो है of f is less than the theoretical value of f, we accept the variable xi is not multicollinear। अगर observed value of f की ये less हो जाए than the theoretical value of f, we accept, हम accept करेंगे that the variable xi is not multicollinear, xi is not multicollinear। यानी कि हम जो है hypothesis जो है उसको accept कर लेंगे। अब थर्ड स्टेप पे, अच्छा सेकंड स्टेप में आपको मैंने बताया कि आपने मल्टीपल जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी दफ़ा इसको रिपीट करना है। यानी कि पहली दफ़ा यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है xi, यार स्केल पहले हमने कैलकुलेट किया है x1 के लिए। इसी तरह अगर यहाँ पर हमें मल्टीकुलिनिटी नहीं मिलती तो हम x2 के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे, अगर x2 के लिहाज से भी नहीं मिलती तो x3 के लिहाज से इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। जिस वेरिएबल के अंदर हमें मल्टीकुलिनिटी मिल गई तो जो थर्ड स्टेप है वो उसी के लिहाज से है। अगर क्योंकि अगर हमें तीनों में मल्टीकुलिनिटी नहीं मिलती तो जाहिर है कि हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव नहीं करेंगे, बल्कि हम सेकंड स्टेप की यानी कि एफ टेस्ट की तरफ मूव भी तब करते हैं जब हम मल्टीकुलिनिटी हमें डाटा के अंदर मौजूद मिलती है। ट्राई स्केल में तो जस्ट ये होता है कि मल्टीकुलिनिटी मौजूद है कि नहीं है, अगर तो मौजूद है इसीलिए हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं ताकि हमें लोकेशन का पता चले कि मल्टीकुलिनिटी कहाँ पर मौजूद है। इसी तरह अगर मल्टीकुलिनिटी सेकंड स्टेप में हमें पता लगी कि ये x1 की वजह से या x2 की वजह से या x3 की वजह से, जब हमें पता चल जाएगा कि किस वेरिएबल की वजह से, तो हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या है? फाइनली द फ्रार-ग्लैडबर्ट टेस्ट कंक्लूड दैट ए टी टेस्ट फॉर द पैटर्न ऑफ मल्टीकुलिनिटी। यहाँ पर जो है मल्टीकुलिनिटी का एक जो पैटर्न है वो एक एग्जैक्टली डिफाइन किया जाएगा कि x2 जो x1 वेरिएबल है, मैं कहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पर कहते हैं कि हमें सेकंड स्टेप में ये पता चल गया कि x1 जो है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ मल्टीकुलिनिटी, वो एक लोकेशन है मल्टीकुलिनिटी की जिसकी वजह से डाटा के अंदर प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट के ऊपर। तो हम x1 जो है ये यानी कि डिपेंड हो रहा था, हमें टेस्ट किया था। आर स्केल जो है ये कोएफिशिएंट टर्मिनेशन था उस ऑक्सिलरी रिग्रेशन का।
उसको हमने टेस्ट किया था, तो हमें पता चल गया था कि x1 रिग्रेस जो किया गया था वो एक मल्टीप्लिनेटरी लोकेशन है जो कि दूसरे वेरिएबल x2 x3 के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब थर्ड स्टेप में हमने एग्जैक्टली ये देखना है कि जी x1 जो वेरिएबल है ये x2 के साथ हाईली कोरिलेटेड है या फिर x3 के साथ हाईली कोरिलेटेड है या हाईली मल्टी कोलिनियर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये काम हमारा थर्ड स्टेप में है। दिस स्टेप इज यूज टी बेस्ड स्टेप। ये टी बेस्ड स्टेप है फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स ऑफ मल्टीकुलरिटी। ये यानी कि पैटर्न जो है मल्टीकुलरिटी का उसको डिफाइन करता है। इट मीन्स यानी कि इसका मतलब है वी ट्राई टू आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एक्स वेरिएबल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर अपीयरेंस ऑफ मल्टीकुलरिटी इन स्टेप 2। स्टेप 2 में कौन से वेरिएबल जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मल्टीकुलरिटी इन द एक्स वेरिएबल। इस स्टेप में जो क्या होता है ये अब हम पार्शियल कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। पार्शियल कोरिलेशन यानी कि x1 की हम यूज़ करेंगे x2 के साथ और फिर x1 की यूज़ करेंगे x3 के साथ। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि पार्शियल कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन ये डिफरेंट चीज़ें हैं। सिंपल कोरिलेशन में तो ये होता है कि दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन को चेक किया जाता है, जबकि पार्शियल कोरिलेशन में ये होता है कि जी हम दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन को चेक करते हैं बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल। जो भी इसके अलावा वेरिएबल होता है उसके इफेक्ट को रिमूव करते हुए दो वेरिएबल्स के दरमियान जो जेन्युइन कोरिलेशन होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए भी सबसे पहले हाइपोथेसिस हम बनाएंगे। हाइपोथेसिस आर इसको बनाएंगे, ये कोरिलेशन है, ये नीचे ये बना हुआ है हाइपोथेसिस आर xi xj डॉट x2 x2 फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर द वैल्यू। यानी कि ये कोरिलेशन एक टेस्टिंग हो रही है। अगर आपको मैं इनडायरेक्टली बताऊं, कोरिलेशन टेस्टिंग रिलेशन के चैप्टर में आपने कोर्स में की होगी कि जी कोरिलेशन टेस्टिंग हम करते हैं। उसके लिए आर xi xj दो वेरिएबल्स के दरमियान पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट की, उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही है बाय रिमूविंग दैट ऑफ अदर वेरिएबल। जो भी है वो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान वो कोरिलेशन को रिमूव करते हुए। इसी तरह इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू 0, पहले में है इक्वल टू 0, सेकंड में नॉट इक्वल टू 0। सेम वही चीज़ है, यानी कि फर्स्ट में है कि नो मल्टीकुलरिटी एंड सेकंड केस में है देयर इज multicollinearity in the data. Okay, in fact this is a test which aims at the detection of the variables which are cause multicollinear. To do this the partial correlation ये वही चीज़ है, यानी कि उर्दू में डिफाइन कर दिया, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। To do this the partial correlation coefficient among the explanative variables are computed and their statistical significance are tested with the t-test। इसको t-test से कैलकुलेट किया गया for the above three variables, यानी कि 3 वेरिएबल x1 x2 x3 मॉडलिंग the partial correlation coefficient are given by the formula। उसके लिए जो टेस्ट स्टैटिक फार्मूलाज जो यूज होंगे वो ये वेरिएबल्स होंगे। ये अब नीचे टेस्ट स्टैटिस्टिक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज़ किया गया है, यानी कि t इक्वल टू आर xi xj कॉमा ऑल अदर वेरिएबल्स n माइनस k मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर दिस वेरिएबल। आर स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट करनी है। अगर 3 वेरिएबल्स हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर 3 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि मैं पूरी एग्जांपल में आपको ये बता रहा हूँ कि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसके लिहाज से तो हमने 1 बाय 1 अगेन टी टेस्टिंग को 1 बाय 1 अगेन रिपीट करना है। x1 का x2 के साथ वेरिएबल ये चेक करना है, फिर x1 को x3 के साथ चेक करना है और एट द एंड फिर x1 को x2 के साथ अगेन हमने चेक करना है। ये तीनों हमने चेक करनी है और जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पर हमने लिख देनी है और इसकी वैल्यूज़ को, इसका जो अंडर रूट होगा दैट विल बी सिंपल आर वैल्यू। ये यहाँ पर R1 3 ये सिंपल कोरिलेशन की वैल्यू है, 1 2 ये भी सिंपल कोरिलेशन है
और R2 3 यानी कि सेकंड और थर्ड वेरिएबल के दरमियान सिंपल कोरिलेशन की वैल्यू। ये आपने फार्मूलाज पढ़े होंगे आर स्क्वायर के लिए। जब आर सिंपल का हम फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो जस्ट क्या करते हैं, इस साइड पे भी अंडर रूट, इस साइड पे भी अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ भी अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, और यहाँ पर अंडर रूट आ जाता है नीचे। तो आर के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो यहाँ पर लिख देंगे, या सिंपल आर स्क्वायर के लिए आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उसी का अंडर रूट ले लें, वो यहाँ पर लगा लें, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लगा लें। ये 3 दफ़ा आपने 3 स्टैटिस्टिक आप कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि जी कौन सा वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि क्योंकि अगर आप R12 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी R12 लिखा जाएगा, X1 या X2 लिखा जाएगा। अगर यानी कि X1 और X2 के लिए अगर डिफाइन किया जाएगा तो यहाँ पर R12 लिखा जाएगा। अगर X1 और X3 के लिए कोरिलेशन डिफाइन की जा रही है तो यहाँ पर भी X1 और X3 R13 लिखा जाएगा। अगर जो है कोरिलेशन कैलकुलेट की जा रही है, मल्टीकुलिनिटी कैलकुलेट की जा रही है 2 और 3 वेरिएबल्स के दरमियान, तो यहाँ पर भी R23 उसके लिहाज से ये कैलकुलेशन की जाएगी। ये हाइपोथेसिस है। सेकंड स्टेप जो है दैट इज सिग्निफिकेंस, उसका टेस्ट है, सिग्निफिकेंस वैल्यू है। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू यही डिफाइन की गई है कि अगेन नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, और n जो है ये नंबर ऑफ वैल्यूज। फोर्थ स्टेप क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू आपने डिफाइन करनी है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n-p। टी वैल्यू ये आपने डिफाइन करनी है n-p विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो भी लेवल होगा 1%, 2%, 5% और 10%। अगर जो है ये t की वैल्यू ये ग्रेटर होगी, यानी कि ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू ग्रेटर देन द टैबुलेटेड वैल्यू, तो हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को। अगर ये ग्रेटर नहीं होगी तब हम डू नॉट रिजेक्ट H0 करेंगे। ये स्टेप्स हैं, ये आपने करने हैं। ये अगर जो भी अगर आपको रिसर्च में अगर आपको कोरिलेशन किया जाए तो ये स्टेप्स हैं, इसकी मदद से आप मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे। इसके लिए एग्जांपल जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है। अगर कोई खुद से करना चाहे दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि ये दिस इज़ कोई लॉन्ग प्रोसीजर, ये रिसर्च में यूज़ होता है। बाकी इसका मेथड वगैरह जो है ये आपने थोड़ा बहुत आपने याद ज़रूर करना है कि इसको अंदर टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन से यूज़ होते हैं, इसके लिए जो है क्रिटिकल वैल्यूज़ किस तरह कैलकुलेट की जाती हैं, हाइपोथेसिस कौन से होते हैं, ये आपने जनरल तौर पर ये सारा कुछ याद करना है। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर हमारा इसके लिए कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल वो कोई नहीं है।